ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम लोग। देखो कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कल हम लोग जो है इस संविधान का जो है चैप्टर, वो चीज़ हम लोग पढ़ाए थे। बैठो बैठो, बैठ जाओ, जब आगे करो। तो संविधान का निर्माण, ठीक है, तो कल हम लोग इसको बता चुके थे कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, संविधान जो बन रहा था उसका प्रक्रिया क्या था क्या नहीं, सारा कुछ हम लोग बताए थे। तो उस चीज़ को तो आदि होगा। देखो भारतीय संविधान, कल ये बताए थे भारतीय संविधान जो है सो कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी तारीख से 26 जनवरी को ये क्या बोला जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब चीज़ बताए हुए थे। और ये भी बताया था कि संविधान की रचना जो है सो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच तक हुई थी। ठीक है, मतलब संविधान को बनाने में इतना समय लगा था। अब देखो इसको जब देखा जाएगा कि कितना समय लगा था संविधान बनाने में, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ये सारा कल बताए हैं। और जब संविधान जब बना था, तो मूल संविधान जिसको बोलते हैं, जब जिस टाइम बना था, ठीक है, तो उस टाइम जो था उसमें भाग कितना था संविधान में? तो 22 भाग था। अनुच्छेद अगर जब पूछा जाएगा कितना था? 395 अनुच्छेद। अनुसूचियां कितना थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए अभी के समय में, तो अभी भाग कितना हो गया है? 25 भाग हो गया है। और मूल संविधान में कितना था? 22 भाग था। अभी जो है अनुच्छेद कितना बढ़ के हो गए हैं? 448 हो गया है। और इसमें जो अभी तक, हाँ, अनुसूचियां जो उस टाइम 8 था मूल संविधान में, और वर्तमान में देखा जाए तो अभी 12 हो गया है। ये सब चीज कल बताए हुए हैं। और तब से लेकर अभी तक कितना बार संशोधन हुआ है संविधान में? मूल संविधान से लेके अभी तक कितना संशोधन हुआ है, बता पाएगा? नहीं याद है? 106 बार संविधान में संशोधन हुआ है। कल बताए थे इस चीज को। ठीक है, 1951 से लेके अभी तक 1926 तक। ठीक है, अब देखो यहां सारा कुछ ये सब बताए हुए हैं। संविधान के प्रमुख बिंदु कौन कौन से, ये सारा कुछ बता दिए गए हैं। कहां तक बताए थे कल? यहां से बताना है ना। देखो भारतीय संविधान में विभिन्न लोगों की भूमिका, भारत का जो संविधान बन रहा था ना, भारत का संविधान, तो किसी एक एक व्यक्ति के मतलब सहयोग से वो नहीं बना है। ठीक है, इसमें जो है बहुत व्यक्ति जो है, मतलब बहुत सारे हैं, विभिन्न लोग हैं जिनका मतलब भूमिका रहा है संविधान बनाने में। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से इस तरह व्यक्ति थे जो कि संविधान को बनाया है मिलके। ठीक है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो भारत का संविधान कई महान नेताओं और विद्वानों की मेहनत से तैयार हुआ। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी जो है सो ईमानदारी से निभाई है। मतलब संविधान बनाने में जितने भी व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया गया था, उस लोगों ने क्या किया है? बहुत अच्छे से संविधान को, मतलब उस जिम्मेदारी को निभाया है। ठीक है, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला जो आदमी थे वो क्या, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये पहला अध्यक्ष हो गए हैं संविधान सभा का। उसके बाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी और वकील और विद्वान थे। ये जो थे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और वकील और विद्वान भी रह चुके थे। और इन्होंने सभा की कार्यवाही को शांति और सम्मान पूर्वक चलाया, ताकि हर ताकि हर सदस्य अपनी बात रख सके। मतलब कि ये अध्यक्ष थे, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये अध्यक्ष बहुत अच्छे से थे, मतलब कि इसने ऐसा मतलब बना के रखा था कि हर व्यक्ति संविधान, मतलब कुछ भी लोग बोलने का रहता है ना, कि जब भी कुछ कुछ बनता है तो उसमें सब कुछ बोलना चाहता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो थे, इसने बहुत अच्छे से इस तरह बना के रखा था कि हर व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो देखो बाद में वे भारत भारत के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, बाद में चल के वो क्या बन गए? भारत का प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर जब पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो क्या जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है,
26 जनवरी 1950 को बने थे, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो चीज जानकारी था उसको हम लोग जान गए हैं। अब की बार हम लोग जानेंगे किसके बारे में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, ठीक है। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ये चीज हम कल भी बताए थे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अभी भी बताए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताए थे ना, कल भी इस चीज को बताए थे। अब देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की, इसने जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, ठीक है, जिसमें इस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया था, उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्होंने सभा की शुरुआती व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। मतलब शुरुआती का जो व्यवस्था था उसको सुचारू रूप से, सुचारू रूप कहने का मतलब क्या होता है, अच्छे ढंग से, ठीक है, अच्छे ढंग से इसने उस व्यवस्था को संभाला था। अब देखो इसके बाद जो थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी कौन थे, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। कभी भी कोई कमेटी वगैरह कुछ भी बनता है तो उसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, ठीक है, उपाध्यक्ष होता है। मतलब कि जब अध्यक्ष नहीं रहेगा ना तो उस टाइम उपाध्यक्ष उस काम को करेगा, ठीक है, इसलिए उसको चुना जाता है, समझा। कभी भी कुछ भी अगर जब समिति वगैरह का कोई भी चीज का गठन होता है तो उसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, यही सब चीज सब मतलब मिलके बनता है, ठीक है, आए समझ में। अब देखो चौथा, हाँ, ये उपाध्यक्ष से और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा का संचालन इन्होंने किया और चर्चाओं को आगे बढ़ाया। मतलब जब अध्यक्ष जो रहते हैं वो अनुपस्थित, यानी कि जब अब्सेंट रहते हैं तो उनके जगह पे उपाध्यक्ष काम करते हैं, ठीक है। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हें कनिष्ठ परिश्रम से 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। मतलब इनके कनिष्ठ परिश्रम से, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम से क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान इसने तैयार किया, ठीक है। अब इन्होंने सभी वर्गों और समुदायों के अधिकारों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है, कोई भी समुदाय और सभी व्यक्ति, मतलब सब चीज को देख के इसने संविधान को अच्छे से बनाया है, ठीक है, ध्यान में रखा है सब चीज को। उसके बाद इन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है, इन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो क्या जवाब आएगा, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब देखो के.एन. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखो दोनों ही प्रसिद्ध वकील थे, ये मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे, दोनों कौन था, ये वकील थे दोनों, ठीक है। और के.एम. मुंशी जो थे वो गुजरात से और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे मद्रास से थे। मुंशी जी जो के.एम. मुंशी थे वो गुजरात से थे और अय्यर जो थे वो मद्रास से थे, ठीक है, दोनों दो जगह से थे और दोनों क्या थे, वकील थे। और इन्होंने संविधान को कानूनी रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ये दोनों ने क्या किया है, बहुत अच्छा भूमिका निभाया है संविधान का जो कानूनी रूप है उसको मजबूत करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वकील थे तो इनको तो ज्यादा नॉलेज होगा, आम लोगों से ज्यादा तो नॉलेज होगा ही कानून के बारे में, तो संविधान बनाने में इसका भी अहम भूमिका है, ठीक है। अब देखो बी.एन. राव के बारे में जानते हैं। बी.एन. राव ये भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव जो थे वो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। अब देखो इन्होंने अन्य देशों के संविधान और राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया था। बी.एन. राव ने क्या किया था, बी.एन. राव ने जो था
उसने अन्य देश में जो संविधान बना है उनको अच्छे से गहराई से, मतलब कि बहुत अच्छे से डीपली उसको पढ़ा था और जाना था। ठीक है, तो दूसरे संविधान को जब देखिएगा, कोई भी चीज अगर जब हम लोग पहला काम करते हैं तो उससे पहले अगर जो उसी काम को दूसरे जगह किया है तो उसको जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा अनुभव मिलेगा, क्या कि अगर जो उसने कुछ गलती किया है तो उस चीज को हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन जब भी कोई फर्स्ट टाइम कुछ काम करता है तो हो सकता है उससे कुछ कुछ गलतियां हो सकता है, लेकिन उसी काम को जब कोई किया है और उसको अगर जब तुम पूरा डिटेल से देख लिया, जांच कर लिया उसको कैसे किया है, क्या किया है, तो उससे क्या पता चलेगा, उसकी जो कमियां होती है वो तुमको पता चल जाएगा। तो जब तुम अपने खुद से काम करोगे तो उस कमियों को क्या करेगा, दूर कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया था, बी एन राव ने अन्य देश के जो संविधान बना था, अन्य देश का संविधान जो था उनका राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से इसने गहराई से जाना था। ठीक है, उसके बाद देखो, संविधान सभा को सही दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रारूप और सुझाव दिए थे। इसने संविधान सभा को क्या किया था, सही दिशा देने के लिए। सही दिशा मतलब एक सही रास्ता जो होता है ना, मतलब कि सही क्या होगा क्या नहीं, तो इसके लिए इसने क्या किया था, कई महत्वपूर्ण प्रारूप और सुझाव दिए थे। मतलब कि सुझाव होता है कि कुछ सलाह देना कि ऐसे कीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उस टाइप का इसने सलाह भी दिया है बी एन राव ने। अब देखो, एस एन मुखर्जी ये संविधान सभा के प्रमुख योजनाकार थे। संविधान सभा के प्रमुख योजनाकार मतलब जो योजना बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, योजनाकार। ठीक है, अब देखो, सभा में हुई चर्चाओं को कानूनी और सही भाषा में तैयार करना इनकी जिम्मेदारी थी। मतलब कि सभा जब होता है, सभा जब हो गया, कोई भी चीज का जैसे मीटिंग हो रहा है, तो वहां तो जब कोई भी बात रखता है तो किसी भी तरह से वो बोल के उस बात को रखता है, उसको अपना माइंड में जैसा होगा वैसे तुमको समझा दिया कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, लेकिन उसी बात को अच्छे से उसको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, जब भी तुम कुछ करेगा, जैसे मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग में तुम कुछ काम कर रहा है तो हो सकता है तुमको बहुत सारा, मतलब कि होता है कि वहां पे जब मीटिंग हो रहा है तो अपना तरीका से उसने तुमको बता दिया, लेकिन उसको जब तुम लिखेगा तो उसको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज इसने क्या किया था कि जब भी कोई भी चर्चा होता था सभा में, उसको क्या किया, कानूनी और सही भाषा में तैयार करना इनका जिम्मेदारी था। मतलब कानूनी हिसाब से उसको कैसा लिखना चाहिए, कौन भाषा सही होगा उसके हिसाब से लिखना चाहिए। कोई भी तो किसी भी भाषा में बोलेगा समझाने के लिए, लेकिन उसको सही तरीका से लिखना है और सही तरीका से उसको मतलब कानूनी रूप से लिखना बढ़िया से। ठीक है, तो उसके रूप में इसने काम किया है कौन, एस एन मुखर्जी ने। ठीक है, सभा में जो भी भाषण होता था उसको अच्छे से ढंग से इसने लिखा है। अब देखो, इन सभी महान व्यक्तियों के सहयोग से ही हमारा संविधान तैयार हुआ जो आज पूरे भारत का गौरव है। ठीक है, अभी जितना भी सारा बताएं, के एन मुंशी हो गया, उसके बाद बी एन राव हो गया, और एम मुंशी हो गया, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गया, भीमराव अंबेडकर हो गया, राजेंद्र प्रसाद, जितना भी नाम बताएं सब ने मिलके बहुत अच्छे से क्या किया है, संविधान को बनाया है मिलके। ठीक है, अब देखो, उद्देश्य प्रस्ताव हम पहले भी बताए हैं, आगे भी बताए हैं इसको। उद्देश्य प्रस्ताव बताए थे ना, किसने पास किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, लाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, मतलब कि इसने क्या किया था, 13 अप्रैल 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान सभा चल रहा था। ठीक है, संविधान का सभा जैसे होता है ना मीटिंग, उस टाइम चल रहा था संविधान सभा, तो उसी टाइम इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, अब देखो, इस प्रस्ताव में भारत के संविधान की आत्मा, लक्ष्य और मार्गदर्शन सिद्धांत बताए गए हैं। इसमें जो है, इसमें क्या बताया गया है, इस प्रस्ताव में आत्मा, लक्ष्य और मार्गदर्शन सिद्धांत इसमें बताया गया है। ठीक है, संविधान के बारे में 26 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उसको 26 जनवरी 1947 को इसको क्या किया, इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, और संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, पता है, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। पहले देखो, सब बुक में, एनसीईआरटी का सारा बुक में भी होगा, हम भारत के लोग भारत को, ये चीज लिखा हुआ है, तो वो जो लिखा हुआ है वही क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है, तो संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है,
प्रस्तावना को ही कहा जाता है। क्वेश्चन कभी जब आएगा ना कि संविधान का हाँ, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, और ऑप्शन दे देगा वहां प्रस्तावना और कुछ दे देगा, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रस्तावना होगा। देखो बुक में भी लिखा होगा, जितना भी सारा बुक रहता है ना वो चीज लिखा हुआ रहता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ये जो रहता है ना यही है, ये इसको इसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोला जाता है। इसको क्या बोलता है, संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे चलकर यही प्रस्तावना हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, यही प्रस्तावना बन गया। क्या उद्देश्य, ये जो था उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव इसको कब पारित किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये इसको जो है कब स्वीकार मिला, इसको स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और यही आज क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहलाता है, अभी प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या है, लोकतंत्र पर जोर दिया गया था कि भारत जो होगा लोकतंत्र देश होगा। ठीक है, इस प्रस्तावना में बताया गया था। उसके बाद फिर क्या था, रचनात्मक सोच, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की घोषणा, ये सब चीज किसमें बताया गया था, प्रस्तावना में बताया गया था। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र पर जोर, नेहरू जी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र हमारी अपनी सोच, चर्चा और परंपरा के अनुसार बनेगा। इनका, नेहरू जी का कहना था कि भारत में लोकतंत्र जो होगा वो हमारी अपनी सोच, चर्चा और परंपरा के अनुसार से बनेगा। ठीक है, लोकतंत्र। उसके बाद क्या था कि रचनात्मक सोच, संविधान ऐसा बनाया जाए कि हर भारतीय के अधिकारों की रक्षा करे और देश को एक नई दिशा दे। मतलब कि संविधान का रचना ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि हर भारत का हर व्यक्ति को, हर वर्ग को ध्यान में रख के उस टाइप से बनाना है, गरीब हो अमीर हो सबके लिए एक समान टाइप का। ठीक है, सबको अवसर मिले, ऐसा संविधान बनाना है। ठीक है, कोई पीछे ना छूट जाए। ठीक, उसके बाद क्या था, राष्ट्रीय ध्वज की घोषणा। झंडे में 3 रंग होंगे, केसरिया होगा, सफेद और हरा, और बीच में नीले रंग का चक्र जो कि अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र होगा। तो तिरंगा में हम लोग का क्या, कौन कौन सा रंग रहता है, कौन कौन सा रहता है, 3 गो रंग रहता है ना। तो 3 गो कौन कौन सा रहता है, केसरिया रहता है, उसके बाद सफेद, हरा रहता है, बीच में एक चक्र होता है। ठीक है, कौन सा चक्र है, अशोक चक्र। ठीक है, अब देखो संक्षेप में याद रखें, अभी जो हम लोग ऊपर में पढ़े ना, तो उसी को याद रखने के लिए मेन जो होता है, वीवीआई जो होता है, इंपॉर्टेंट जो होता है, महत्वपूर्ण, उसको देखो। पहला हम लोग को क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, अध्यक्ष थे, ये चीज अभी ऊपर में बताएं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये कौन थे, पहले सभापति थे, राष्ट्रपति जो बताए थे ना। उसके बाद ये और कौन थे, और अस्थायी अध्यक्ष भी थे ना, बताए थे ना। उसके बाद क्या था, H.C. मुखर्जी ये उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता। ठीक है, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि संविधान के निर्माता कौन है, ऑप्शन दे देगा ये चारों, तो क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। संविधान के उपाध्यक्ष कौन थे, तो क्या हो जाएगा, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, तो इनमें से चारों ऑप्शन दे देगा, क्या हो जाएगा, H.C. मुखर्जी। ठीक है, अब देखो के.एन. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये कौन थे, कानूनी सुझाव देने वाले। ये दोनों क्या पेशे से क्या थे, वकील थे। ठीक है, और ये दोनों क्या करते थे, सलाह देते थे, कानूनी जानकारी। ठीक है, उसके बाद कौन थे, B.N. राव संविधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संविधानिक सलाहकार मतलब सलाह कुछ चीज का देना। ठीक है, उसके बाद S.N. मुखर्जी कौन थे, मुख्य योजनाकार, योजना बनाने का काम इसका था। ठीक है, मुख्य योजनाकार कौन थे, संविधान सभा के मुख्य योजनाकार कौन थे, S.N. मुखर्जी। ठीक है, अब देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुतकार।
ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब वो जो है स्वीकृति उसको कब मिला उद्देश्य प्रस्ताव को? 22, हाँ 22 दिसंबर 1946। देखो यहाँ पे बताया गया है 22 जनवरी 1947 को। ये जो प्रस्ताव लाया था कब लाया था? 13 दिसंबर 1946 को। और सबके द्वारा कब ये पास हो गया? 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। ठीक है, अब देखो इन सभी महान व्यक्तियों की मेहनत, सोच और दूरदृष्टि के कारण ही भारत को एक मजबूत और महान संविधान प्राप्त हुआ है। मजबूत लोकतांत्रिक और समानता पर आधारित संविधान मिला जो आज हमारे देश की पहचान है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा संविधान बना है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। कल भी बताए इस चीज को, बताए थे ना। केंद्र राज्य का संबंध, ठीक है, केंद्र और राज्य का संबंध। ठीक है, देखो अब इसको क्या है कि भारत का संविधान जो है सो अनुच्छेद 1 में कहता है, भारत का जो संविधान है उसमें कितना अनुच्छेद है टोटल? मूल संविधान में कितना था? हाँ 395 अनुच्छेद था। ठीक है, मूल संविधान में। और वही संविधान में अभी बढ़ के कितना हो गया है? अनुच्छेद की संख्या 448 हो गया है, जिसमें से पहला अनुच्छेद में क्या बताता है? भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत एक संघीय देश है जहां केंद्र और राज्य दोनों को अपनी अपनी शक्तियां मिलती है। जैसे कि भारत, अभी हम लोग जहाँ पे भारत देश में है तो यहाँ पे केंद्र और राज्य की अपना अपना अलग शक्तियां होती है। झारखंड में, जैसे कि अभी झारखंड में बहुत सारा योजना झारखंड में चल रहा है, वही योजना तुम देखेगा कि बिहार में नहीं चलता होगा, यूपी में नहीं चलता होगा। ठीक है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तुम दूसरा राज्य जाओ तो जो झारखंड का योजना है वो दूसरे राज्य में नहीं चल रहा है। तो इसके पास अपना शक्ति है। ठीक है, और दूसरे राज्य के पास अपना शक्ति है और केंद्र के पास फिर अपना शक्ति है। ठीक है, तो वही इसमें बताया है कि केंद्र और राज्य दोनों को अपनी अपनी शक्तियां मिली है। ठीक है, और संविधान सभा में इस पर लंबी चर्चा के बाद तीन सूचियां बनाई गई ताकि यह तय हो सके कि कौन सा काम केंद्र करेगा और कौन सा काम राज्य करेगा। ठीक है, 3 गो सूची बनाया गया ताकि उससे पता चलेगा कि कौन सा काम जो है सो राज्य करेगा और कौन सा काम केंद्र करेगा। ठीक है, देखो 3 जो सूची था वो कौन कौन सा था? पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा क्या? समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले देखो संघ सूची के बारे में जानते हैं। संघ सूची क्या है? इस सूची में केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में सिर्फ किसको अधिकार है कानून बनाने का? केंद्र के पास है। ठीक है, उसके बाद इसमें वे विषय हैं जो पूरे देश के लिए समान नीति की मांग करते हैं। पूरा देश का एक समान नीति, कोई भी ऐसा नीति है जो कि पूरा देश में लागू होगा एक समान। उसके बाद कुल विषय पहले 97 और अभी कितना है? 100 है। मुख्य विषय इसमें कौन कौन सा है? रक्षा का हो गया, विदेश नीति हो गया, डाक हो गया, रेल हो गया, मुद्रा हो गया, बीमा हो गया। ये सब किसके अंदर में आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि रेल किस सूची में आता है? समवर्ती सूची या फिर संघ सूची या राज्य सूची? संघ सूची में आता है। ठीक है, रक्षा किस में आता है? रक्षा संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची में? संघ सूची में आता है। विदेश का नीति किस में आएगा? संघ सूची में आएगा। अब देखो राज्य सूची, इस सूची में राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें क्या करता है? राज्य अपना कानून बनाता है।
इसमें वे विषय शामिल हैं जो राज्यों राज्यों के अपने क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इसमें कौन सा इसमें कौन सा विषय शामिल होते हैं? जो राज्यों के अपने क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जैसे कि झारखंड राज्य, तो झारखंड अपना कुछ इसमें सूची यानी कि कुछ भी कानून बनाएगा तो ये अपने झारखंड के ही अंदर बनाना होगा इसको, ठीक है। अब देखो कुल विषय इसमें पहले 66 था और अभी कितना हो गया है? 61 हो गया है, ठीक है, कुछ कुछ घट गया है। दूसरे में चल जाता है, जो घटता है वो राज्य सूची से संघ सूची में चल जाता है या तो समवर्ती सूची में चल जाता है, ठीक है। मुख्य विषय कौन कौन सा है? कृषि आता है, पुलिस आता है, जेल आता है, स्वास्थ्य आता है, सिंचाई, ये सब किस में आता है? राज्य सूची में आता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि किस में आएगा या तो फिर स्वास्थ्य किस में आएगा, ठीक है, इस सब किस में आता है? राज्य सूची में आता है। अब देखो समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों जो मिल के काम करता है उसी को क्या बोला जाता है? समवर्ती सूची। इस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। मतलब कि कोई ऐसा कानून जो राज्य और केंद्र दोनों में मतलब टकराव आने के कहने का मतलब क्या है? ये इसने भी बनाया, केंद्र ने भी बनाया, ठीक है। अब दोनों में से कुछ अगर जो लगा कि सुधार करना है कि कुछ और करना है तो उसमें किसका बात चलेगा? केंद्र का बात चलेगा, ठीक है। आया समझ में? समवर्ती सूची में अगर कुछ चीज का जैसे बदलाव वगैरह कुछ इस तरह का रहा तो उसमें सबसे ज्यादा बात किसका चलेगा? केंद्र का बात चलेगा, ठीक है। कुल विषय इसमें पहले कितना था? 47, अभी कितना हो गया है? 52 हो गया है, ठीक है। इसमें से मुख्य विषय अगर देखा जाएगा तो कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें बिजली हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, वन हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब किस में आ जाता है? समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। तो ये जो तीनों बताए हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, तो तीनों का इसको याद रखना कि कौन सा किस में आता है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365 क्या है? राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 365 में क्या बताया गया है? 356 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के शासन के बारे में, जो राष्ट्रपति शासन करती है ना वो उसके बारे में, ठीक है। अभी राष्ट्रपति कौन है? हाँ, वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? हाँ, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। अब देखो अगर किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा हो या सरकार सही तरीके से काम न करे तो राज्यपाल के सुझाव पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। मतलब मान के चलो कि भारत में जितना भी राज्य है वहां पे सब जगह मुख्यमंत्री हैं। कोई भी ऐसा जगह जहां पे सरकार सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या तो सरकार वहां पे कुछ और इस टाइप से मतलब कुछ हो जाए तो उस टाइम अगर जब राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल अगर जब राष्ट्रपति को बोलेंगे तो उनके सलाह पे राष्ट्रपति क्या करेगा? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, ठीक है। मतलब पूरा शक्ति राज्य में जो कुछ होगा तो वो राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। कोई भी निर्णय फिर वहां का सरकार नहीं लेगी। आया समझ में? अब इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेती है। अगर जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य का पूरा शासन किसके हाथों में चल जाता है? केंद्र के पास, ठीक है। केंद्र मतलब समझ में आ रहा है ना? केंद्र और राज्य समझ में आ रहा है? हाँ, केंद्र मतलब क्या हो गया बताओ? नहीं पता है? देखो केंद्र मतलब पूरा इंडिया लेवल में, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री हो गए वो क्या है? केंद्र सरकार हो गए, ठीक है। वो पूरा केंद्र को, पूरा भारत को देखता है। केंद्र मतलब पूरा भारत, ठीक है, पूरा देश को देखता है। तो पूरा जब देश को देख रहा है तो उसको केंद्र सरकार बोला जाता है, ठीक है। और राज्य सरकार जो अपना राज्य को देखता है, तो झारखंड में भी कौन देख रहे हैं? श्री हेमंत सोरेन हो गए। और पूरा केंद्र में कौन देख रहे हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो केंद्र और राज्य की शक्तियों पर संतनम की राय। संतनम का मानना था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का सही संतुलन होना जरूरी है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का सही संतुलन। संतुलन मतलब क्या होता है?
संतुलन मतलब पता है, मतलब कि देखो जब तराजू होता है ना, तो तराजू में देखना एक साइड अगर जो कुछ उस पर रखा गया है और उस साइड में दूसरे साइड में अगर सामान ले रहा है, तो दोनों साइड जब बराबर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? संतुलन। ठीक है, समान होना। तो केंद्र और राज्य के बीच में दोनों में शक्ति जो होता है ना, शक्तियां जो होती है वो दोनों क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए दोनों में। उसके बाद अगर केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होगी तो वह मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो जाएगी। केंद्र के पास अगर ज्यादा शक्तियां होगी तो वह मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो जाएगी। और जब राज्यों के पास कम अधिकार होंगे तो वे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर ज्यादा कर यानी कि टैक्स केंद्र के पास रहेंगे तो राज्यों के पास विकास के लिए धन नहीं बचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची में कम विषय रखे जाए ताकि राज्यों को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। मतलब क्या उसने बताया था? संतनम ने क्या बताया था कि केंद्र सूची और समवर्ती सूची के पास जो है सो कम विषय रखे जाए, ज्यादा विषय नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि राज्य को अधिक स्वतंत्रता मिल सके उस तरफ। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसका जो भारत का जो संविधान है उसमें क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, विशेषताएं का मतलब समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? जब कोई फोन वोन लेता है तो कैसे नहीं बताया था कि जब कोई फोन वोन लेता है तो अपना फोन से देखता है कि उसमें क्या ज्यादा बढ़िया है, क्या नहीं, बैटरी अच्छा है कि कैमरा अच्छा है, तो उसका विशेषताएं बोला जाता है ना। कभी कभी फोन बोलता है कि नहीं इसका बैटरी बहुत अच्छा चलेगा, तो उसका विशेषताएं क्या है? कि बैटरी बहुत उसका अच्छा है। कभी बोलता है कि कैमरा बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसका विशेषता क्या है? कैमरा बहुत अच्छा है फोन का। ठीक है, तो उसी हाँ, एक दूसरे से कंपेयर करना, जो अच्छा रहता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषताएं। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है उसमें प्रमुख विशेषताएं क्या है? एक विशेषता नहीं है, बहुत सारा है। तो जिसमें से प्रमुख कुछ कुछ का बताया जा रहा है इसमें कि क्या क्या विशेषता है। सबसे पहला है क्या? कि लिखित और सबसे बड़ा संविधान। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है संविधान, लिखित संविधान। ठीक है, भारत का संविधान पूरी तरह से लिखित है और यह दुनिया का सबसे सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा किस देश का है? भारत का संविधान। प्रस्तावना में उद्देश्य देखो, प्रस्तावना में उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सार्वभौम यानी कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना पढ़ा है ना? सब चीज लिखा हुआ। सार्वभौम मतलब प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि भारत अगर जब कुछ काम करेगा ना तो किसी दूसरे देश से पूछना नहीं है, खुद अपना वो निर्णय ले सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। भारत में जनता द्वारा चुनी गई संसद के माध्यम से शासन चलता है। भारत में कैसे शासन चलता है? जैसे अभी बीजेपी का सरकार है ना? तो बीजेपी का सरकार क्या खुद बीजेपी वाला अपने से बना लिया है? किसने चुना है उनको? भारत का जनता ने चुना है ना? भारत ने जनता ने चुना तभी ना वो भी बनाया है अपना सरकार। तो इसी को क्या बोलते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। और भारत में जनता द्वारा चुनी गई संसद के माध्यम से ही शासन चलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में ऐसे सिद्धांत शामिल हैं जो सरकार को जन कल्याण के लिए करने की दिशा निर्देश देता है, दिशा दिखाते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या होता है? सरकार को काम करने के लिए इसमें दिशा दिखाता है, मतलब कि उसमें बताया गया कैसा क्या करना है। मूल अधिकार और कर्तव्य। मूल अधिकार और कर्तव्य मतलब भारत का जो नागरिक है उसको कुछ कुछ अधिकार दिया गया है, और जो कि विदेश को, उसमें विदेशी नागरिकों को वो अधिकार नहीं दिया गया है। और कुछ कुछ जो है, तो देखो मूल अधिकार और कर्तव्य मतलब क्या है कि भारत का जो नागरिक है उसको कुछ कुछ अधिकार मिला है जो कि विदेशी नागरिकों को वो अधिकार नहीं मिला है। और कुछ कुछ भारत का क्या है? कर्तव्य भी है। कर्तव्य मतलब क्या होता है? जानता है कर्तव्य मतलब? अधिकार मतलब तो जान रहा है कि हमको कुछ जैसे अधिकार मिला उसको हमको लेना होगा किसी तरह भी, जैसे स्कूल जाने का क्या है?
अधिकार है ना, सार्वजनिक जगह में हम जा सकते हैं कि नहीं, वहां पे हमको कोई मना नहीं कर सकता है। खेल के मैदान में वहां हमारा जाना क्या है, अधिकार है, हमको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कर्तव्य क्या होता है, जैसे कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि कर्तव्य क्या है कि अपने से बड़े को या तो किसी को भी, कोई भी नागरिक को उसको सम्मान देना चाहिए, ये सब हम लोग का कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। तो इसी टाइप से कर्तव्य उसी को बोलते हैं। तो ये सब चीज क्या है कि कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य हैं। नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता आदि, और साथ ही कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। मतलब समानता का अधिकार नागरिकों के पास है और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये चीज भारत के नागरिकों के पास है। और भी बहुत कुछ है, और कर्तव्य जो है सो उनका भी उल्लेख किया गया है। मतलब कि भारत के जो नागरिक हैं उनका कुछ अपना अपना कर्तव्य भी है जिसका पालन करना चाहिए। जैसे देश के प्रति देशभक्ति का भावना होना चाहिए, सब हम लोग का कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लचीला और कठोर दोनों, इसमें जो है लचीला और कठोर दोनों है। संविधान के कुछ प्रावधान आसानी से बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ को संशोधित करना कठिन है। मतलब संविधान में जो बताया गया है तो उसमें बहुत सारा कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं उस चीज को, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज है जिसको आसानी से हम लोग नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार कहने का मतलब क्या है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का 18 वर्ष या अधिक उम्र का भारतीय नागरिक मतदान कर सकता है। मतलब कि वयस्क कहने का मतलब क्या है, जिसका उम्र 18 साल हो गया है या तो उससे ज्यादा, उसी को क्या बोला जाता है, वयस्क मताधिकार बोला जाता है, ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता देखो, भारत में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता है। भारत के सभी नागरिकों को क्या है, कितना नागरिकता मिला गया है, एक नागरिकता मिला गया, ठीक है, कि हम लोग कौन क्या है, भारतीय हैं, ठीक है। अलग राज्य का फिर हम लोग जैसे झारखंड है तो उसका भी एक नागरिकता नहीं है, हम लोग का नागरिकता क्या है कि हम लोग भारतीय हैं, एक ही नागरिकता मिला गया, इसी को क्या बोला जाता है, एकल नागरिकता, ठीक है। चाहे वे किसी भी राज्य के हो, मतलब कोई भी राज्य से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको एक ही नागरिकता मिला है। कौन चीज का नागरिकता, एकल नागरिकता, कौन सा, भारतीय नागरिकता, ठीक है, भारत का नागरिक है हम लोग, ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मतलब क्या होता है, आजादी टाइप का, ठीक है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र हो गया। उसके बाद फिर न्यायपालिका, देखो संविधान में एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, जो सबके अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। मतलब किसी का भी अधिकार, जैसे तुम्हारा सार्वजनिक अधिकार है, सार्वजनिक जगह पे जाने का अधिकार है, उस पर कोई जब मना कर रहा है, ठीक है, या तो फिर कोई एग्जाम ही हुआ तो उसमें क्या होता है, हर व्यक्ति को जाने का, उसमें एग्जाम देने का क्या रहता है, अधिकार रहता है। उसमें सिर्फ क्या देखा जाता है कि जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें शैक्षणिक योग्यता देखा जाता है, ठीक है। उसमें अब बोलेगा कि हम पढ़े लिखे नहीं है फिर भी हम देंगे, हमारा अधिकार है, वैसा नहीं रहता है उसका। हाँ भारतीय है, भारत को उसको क्या होता है, अधिकार मिलता है कि उस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन उसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो रहना चाहिए। जैसे कभी झारखंड पुलिस या तो कुछ निकलता है तो क्या उसमें लिखा रहता है, 8वां पास 10वां पास रहता है ना, तो वो क्या है, शैक्षणिक योग्यता है। लेकिन वो सब चीज रहने के बाद अगर जब बोलेगा कि नहीं आप गरीब हैं, या तो आप काले हैं, या तो फिर आप गरीब परिवार से हैं, आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं ना होता है। सिर्फ उसमें जो चीज योग्यता उसका रहता है वो चीज का सारा अगर जब तुम्हारे पास है तो तुम उस चीज को भर सकते हो, ठीक है। और अगर जब कोई उल्लंघन करता है इस चीज का, जैसे कि तुमको जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तुम कानूनी उससे क्या कर सकते हो, हाँ कानूनी प्रक्रिया से उससे लड़ सकते हो, अधिकार ले सकते हो अपना, ठीक है। अब देखो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, संविधान का उद्देश्य भारत को एक ऐसा राज्य बनाना है जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। कल्याणकारी राज्य करने का मतलब क्या है कि संविधान के द्वारा एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जो कि जनता का
कल्याण करे, मतलब काम करे, ठीक है, जनता के लिए काम करे, खुद अपने के लिए नहीं, ठीक है। देखो भारतीय नागरिकों के पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो भी कर्तव्य बोले थे ना, जो कर्तव्य और अधिकार हम लोग के पास है, तो उसमें से कितना कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, भारत के नागरिकों के पास। क्या क्या कर्तव्य है? देखो, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। क्या कि हम लोग संविधान का पालन करेंगे, उनका आदर्शों और संस्थाओं, उसके बाद राष्ट्र ध्वज जो हो गया, राष्ट्रगान हो गया, वो लोग उस ये चीज का हम लोग क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, ये हमारा क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद पहला हो गया। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में रखना और उनका सम्मान करना, मतलब स्वतंत्रता, जब हम लोग आज़ादी के लिए लड़ाई हो रहा था उस टाइम जो भी मतलब अपना क्या हुआ है कि देश के लिए जो आज़ाद हुए हैं, उनके प्रति हम लोग को क्या रखना होगा? हृदय में ये आदर्श रखना होगा, ठीक है। ये अब देखो, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में रखना और उनका सम्मान करना, मतलब जो देश के प्रति जब आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद हो गए हैं, तो उनको क्या करना? हम लोग को सम्मान करना चाहिए उनका, ठीक है। उसके बाद क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। भारत का जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता, अखंडता मतलब क्या होता है? जो टुकड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का रक्षा करना है, ऐसा नहीं कि भारत का टुकड़ा हो जाए। एकता मतलब क्या हुआ है कि इसमें बहुत धर्म के आदमी रहते हैं भारत में, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारा बहुत सारा धर्म के रहते हैं, सब मिल के रहते हैं, एकता बनाए रखना है, ठीक है, संप्रभुता, ठीक है। ये इस चीज को बनाए रखना हमारा क्या है? रक्षा करना हमारा काम है, ठीक है। देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर सेवा के लिए तत्पर रहना। देश की रक्षा करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। और जरूरत पड़े तो क्या करना चाहिए हम लोग को? उसमें जरूरत पड़ने पर सेवा के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। अब देखो, सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना और सौहार्द बनाए रखना है, ठीक है, मतलब कि सभी धर्म को सम्मान हम लोग को करना चाहिए, ठीक है, सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए। अब देखो, प्राकृतिक पर्यावरण, ये सब चीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या है? हम लोग का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे पेड़, नदियां, झीलें, वन्य जीव आदि की रक्षा करना हमारा क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और सुधार की संभावना को विकसित करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति कहने का मतलब क्या है? जो सबके लिए है, ठीक है। हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की भावना रखना ताकि देश का गौरव बढ़े, ठीक है। अब जोड़ा गया नया कर्तव्य कौन सा है 11वां में? देखो 11 नंबर, अपने बच्चों या आश्रित को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा दिलाना चाहिए। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। अब देखो, जैसे कि कोई बच्चा है घर में, ठीक है, उसको क्या करना है? 6 से 14 साल के उम्र तक उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? शिक्षा देना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारे अब घर में उसके ऊपर आश्रित है, गार्जियन के ऊपर आश्रित है, उसको भी शिक्षा देना चाहिए। हमारा क्या है? कर्तव्य है। इसको जोड़ा गया है, ठीक है, बाद में। अब देखो, ये मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए के तहत वर्णित है और हर भारतीय नागरिकों को इनका पालन करना चाहिए, ठीक है। ये कितने अनुच्छेद? मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद कितना में? 51 का ए में बताया गया है, ठीक है। अब देखो, इसको जो है आगे इधर कल बताएंगे, ठीक है, आज का क्लास, ठीक है। तो अब आगे का क्लास कल होगा, ठीक है, आज यहीं तक है, ठीक है।